तो सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं प्रतीक और आज का ये वीडियो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी बीच में स्किप नहीं करिएगा। नहीं तो हो सकता है कि जिसको गलत समझना है उसको आप सही समझ जाएंगे और जिसको सही समझना है उसको शायद आप गलत समझने लग जाएं। तो इसीलिए रिक्वेस्ट है, बिल्कुल भी स्किप वीडियो को ना करिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले जो कॉल आई थी मुझे, उसमें मैंने ध्यान नहीं दिया था, पर बाद में मुझे पता चला कि वहाँ पे उस कॉल में ये सबूत है कि वहाँ पे इरफान मौजूद था और वो लोग कई लोग थे, एक नहीं थे। और कई लोग इकट्ठा होके वहाँ पे इरफान उन लोगों से धमकी दिलवा रहा था मेरे को। और मैंने वो पूरी कॉल इसलिए नहीं सुनाई है क्योंकि बाद में उन्होंने काफ़ी भला बुरा भी बोला है मुझे। तो स्टार्टिंग में आप सुनेंगे तो ध्यान से आपको पता चलेगा कि वो पहले इरफान चौधरी को समझा रहे हैं कि ऐसे 10 गधे आएंगे तो अपने काम पे ध्यान दे। मैं फिर से एक बार उतनी सी जो रिकॉर्डिंग है वो आपको सुना देता हूँ एक बार। अपने काम पे ध्यान दो, बाकी भाड़ पे ध्यान दो, ऐसे 10 गधे आएंगे। ठीक है जी, ठीक है। तो अगर आप पूरी कॉल रिकॉर्डिंग सुनना चाहते हैं तो इसकी प्रीवियस वीडियो में मौजूद है, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। ऊपर आई बटन में मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा। तो आपने देखा और उसके बाद मैंने उस टाइम पे ध्यान नहीं दिया, पर जब वो वीडियो डाल दी तो काफ़ी लोगों ने नीचे कमेंट किया ये तो अरुण खत्री है, जिप ऑफ लाइफ वाला। तो मैंने बोला नहीं भैया, ऐसा नहीं है, ये कोई और अरुण खत्री होगा शायद। पर मुझे लगा कि यार ये अरुण खत्री का नाम क्यों ले रहे हैं और पुलिस वाला भी बोल रहे हैं कि वो भी दिल्ली पुलिस में थे। तो मुझे ये डाउट हुआ कि यार वो दिल्ली पुलिस तो छोड़ चुके हैं, तो ये अपने आप को दिल्ली पुलिस वाला क्यों बोल रहे हैं। पर ये अरुण खत्री सर की आवाज़ तो है ही नहीं, क्योंकि उनकी आवाज़ तो ये है जो मैं आप सुनाने जा रहा हूँ। तो सोचिए आपका नाम यूज कर रहे हैं। अब उस टाइम पे मेरे को गुस्सा आया। एक तो ये प्लान कर रहे हैं, एक और जो जब मैंने तेरे से बात करनी चाहिए, तो बात करनी चाहिए थी ना। वो तो मैं कॉल नहीं मैं तो बोल रहा हूँ, कल से मैं ट्राई कर रहा हूँ, तो मैं मैसेज भी किया हूँ कहीं। देखो इतनी बड़ी तो कम्युनिटी नहीं है, यही तो इन्होंने डीडीएस वालों ने, अमित सर ने, इन्होंने भी यही पंगा किया था। फिर इसमें ये लग के यार कोई किसी से क्या है भाई, मान ले 10 लाख 5 लाख। इरफान मेरा क्या है, वो भी कोई नहीं क्या है, मेरा भी कुछ नहीं है, मेरा तो कुछ नहीं है। तो जनरली एक बात, उसकी जिस भाई के पैसे डूबे हैं, मेन मुद्दा है उसका। उसको पैसे मिलने से, उसका जो संबंध से जो भी कुछ है, तो उसका फायदा होना चाहिए हमारी वीडियो डालने से। हमने ये डिसाइड कर लिया था इरफान चौधरी का नाम लेंगे ही नहीं किसी वीडियो में। तो उसमें नुकसान उल्टा दूसरे आदमी का देख, कैसे कहते हैं कि भाई उसका तो फायदा हुआ नहीं, एक का और हमने नुकसान कर दिया। नहीं, वो तो मैं चाह रहा था। मैं अब से हम लोगों ने ये डिसाइड किया था इरफान चौधरी का नाम नहीं लिया जाएगा। देखिए इरफान मेरे को नहीं दे रहा। आप खुद देखेंगे शुरुआत की वीडियो में मैंने बोला इरफान भाई की गलती नहीं है इसमें। मैंने खुद बोला है वीडियो में, आप देख लीजिए शुरू की वीडियो। मैं बोला इरफान भाई की गलती नहीं है, वो तो दिखाने गए थे। मैंने ये चीज बोली है वीडियो में, आप स्टार्टिंग की वीडियो उठा के तो देखिए। तो इजी करने स्टार्ट किए मेरे से, तब मैंने उंगली की है। तो आप लोगों ने सुना, ये है अरुण जी की आवाज़, जो जिप ऑफ लाइफ चैनल भी चलाते हैं, यूट्यूब चैनल। और इन्होंने मुझे डांटा, काफ़ी फटकार लगाई कि आपने क्यों डाल दी वीडियो, आपने सुनी लिया। पर इनकी ये गलती नहीं है बिल्कुल भी। और मुझे ये डांट पड़ी है इनसे जिनको मैं अपना आइडल मानता हूँ, अपना गुरु मानता हूँ। तो उस चीज़ पर भी मुझे गुस्सा आ रहा है इरफान चौधरी पर कि उसने ऐसे इंसान से मुझे डांट पड़वाई है जो मेरे लिए आइडल है। क्यों है उसके बारे में मैं बाद में शेयर करता हूँ। सबसे पहले तो आपको मैं बता दूँ कि इनको कैसे मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई। पहले तो इरफान चौधरी ने इनसे कांटेक्ट किया और मदद मांगी कि जो पीआर प्ले चैनल है उसको मना करो मेरे बारे में वीडियो डालने के लिए। और उसने सिर्फ वो वीडियो उनको फॉरवर्ड की जिसमें हमने डायरेक्ट इरफान चौधरी के बारे में बोला है और उस स्ट्रेट एक्शन लिए उसके खिलाफ। तो सिर्फ वो वीडियो उसने फॉरवर्ड की, उन्होंने सिर्फ वही वीडियो देखी है, बाकी का उनने कोई मैटर देखा ही नहीं है। स्टार्टिंग में जो हमने हाथ जोड़कर इरफान भाई किया है स्टार्टिंग की वीडियो में, वो उनने देखा ही नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी किसी शादी वगैरह में बिजी चल रहे हैं इस समय। तो उन्होंने इसलिए ये डांट फटकार लगाई। पर मैंने बाद में उन्हें समझाया कि सर आप स्टार्टिंग की वीडियो देखिए तो आप खुद बोलेंगे कि यही गलत है, तुम नहीं हो। और मुझे 100% पता है आप सपोर्ट करेंगे और आप भी एक वीडियो लाएंगे इस बारे में और आप बोलेंगे कि जो कर रहे हो तुम सही कर रहे हो। मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि आप गलत के साथ नहीं रह सकते, वो मुझे पता है। आप सही का साथ देंगे, बस ये है कि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन इन लोगों ने नहीं दी है। और मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि सर ने जो है पहले मुझे कॉल कर दिया था जिस दिन इरफान चौधरी ने इनसे हेल्प मांगी होगी, उसी दिन इन्होंने कॉल कर दिया।
पर मेरा कोई मैच वगैरह चल रहा था तो मैं उसमें बिजी था, तो मैं आके देखा और मैंने बोला यार मैं कॉल अटेंड नहीं कर पाया। मैं जिप ऑफ लाइफ अरुण सर को कॉल लगा रहा था पर कॉल लग नहीं रहा था। उसके बाद आउट ऑफ रीच हो रहा था। 2-3 दिन से मैं ट्राई कर रहा था और उसी बीच इन लोगों ने क्या किया कि इनको लगा हुआ कि अरुण जो है वो हमारी मदद तो कर नहीं रहा, जिप ऑफ लाइफ की अब बैंड बजाते हैं। तो इरफान चौधरी ने और इन लोगों ने मिलकर वो कॉल की मुझे और जानबूझ के इनने अरुण खत्री नाम लिया। और वहां पे आप देखेंगे स्क्रीनशॉट जो मैंने लिया है, मैंने पहले ध्यान नहीं दिया था, वहां पे जो डीपी लगी है वो भी अरुण खत्री सर की लगा दी गई है उनको फंसाने के लिए। और उसने कॉल पे ये बोला है कि मैं तेरे को अब गाली देने वाला हूं, मैं तेरे को उल्टा सीधा बोलने वाला हूं, तो अब तू मेरे खिलाफ एफआईआर कर। तो मैं तो समझ गया था कि यार ये तो है नहीं, क्योंकि इनसे मैं तो कांटेक्ट में पहले से हूं, मैं बातचीत चलती रहती है। पर इनका मकसद यही था कि जो जिप ऑफ लाइफ है और पीआर प्ले है ये एक दूसरे से लड़ना स्टार्ट कर दें और हम लोग का मैटर जो है वो दब जाए। पर ऐसा हो नहीं सका। आप देखिए इनको कितने गिर चुके हैं। इनने शायद अरुण सर से हेल्प मांगी होगी और इनको लगा होगा उनने हेल्प नहीं की, जबकि उन्होंने उसी दिन मुझे कॉल किया था। और कल मेरी फिर से उनसे बात हुई है, मैंने कॉल किया उनको, काफी टाइम बाद उनका कॉल लगा। तो पहले तो उन्होंने डाटा की तूने मेरी कॉल क्यों नहीं उठाई। मैंने बोला सर माफी चाहता हूँ, मैं जानबूझ के ऐसा नहीं किया मैंने, और मैंने आपको कई दिन से ट्राई कर रहा था, आपको मैसेज पे मैसेज डाल रखा है हर जगह। पर उनने बोला कि हाँ भाई यार मेरे फोन में प्रॉब्लम चल रही है, नेटवर्क में प्रॉब्लम चल रही है, इसलिए चल हो सकता है तेरी गलती नहीं है। और पर उनने फिर बाद में बोला कि यार क्यों अब तुमने वीडियो डाल दी। तो मैंने समझाया सर आप एक बार स्टार्टिंग से पूरा मैटर समझिए, आप खुद मेरा साथ देंगे, आप खुद दिवाकर भाई का साथ देंगे, खुद हम लोग के साथ खड़े होंगे, इस बारे में मुझे पूरा भरोसा है। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है, मैं पूरा मैटर समझता हूँ फ्री होके, क्योंकि यहाँ पे मैं शादी में भी बिजी हूँ। तो ऐसा कुछ चल रहा है। जिस तरह से ये चालें चल रहे हैं ये सब, कि एक बंदे से हेल्प मांग रहे हैं, उनको लग रहा है हेल्प नहीं कर रहा, तो उसको भी नेगेटिव दिखाने की ये कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब यार देख के मुझे ऐसा ही लग रहा है कि इस पे तो एक वेब सीरीज बन सकती है, यूट्यूब वीडियो ही नहीं। एक बंदा जिसने स्कैम किए, स्कैम 2020, जिसने जानबूझकर एक्सीडेंटल लग्जरीज कार को बिकवाया, और एक नहीं हर के साथ ये स्कैम हुए हैं। यहां तक कि यहां पे लोगों ने ये तक बताया कि जो जट प्रभजोत हैं उनके साथ भी स्कैम हुआ है इसको लेकर, और बाबा लग्जरी ने उनको भी ऐसी ही एक कार प्रोवाइड कराई थी जो खराब निकली। जट प्रभजोत कुछ दिन पहले आए थे यहाँ पे और मेरी मुलाकात नहीं हो पाई, क्योंकि उस दिन मेरे यहाँ पे कोई इंसिडेंट हो गया था, तो मैं जा नहीं पाया उनसे मिलने। पर लोगों ने इंफॉर्मेशन दी कि उनके साथ भी ये फ्रॉड हुआ था, उनकी कार के साथ, और इनने कई लोगों को लूटा है। मैं वो वीडियो डाल ही नहीं पा रहा हूं जो आगे लोगों ने कंप्लेन दी है मुझे, क्योंकि ये लोग ऐसी चाले पे चाले चल रहे हैं और मुझे प्रेशराइज कर रहे हैं, और कैसे भी साम दान दंड भेड़ लगा के, कैसे भी मुझे डरा के या इमोशनल ब्लैकमेल करके, कैसे भी करके ये अपने आप को सही साबित करना चाह रहे हैं। तो वो हो नहीं सकता। फिर दूसरी बात उसी पे आ जाते हैं जो मैंने आपको बताया था कि क्यों मैं इनको आइडल मानता हूं, अरुण सर को, जिप ऑफ लाइफ क्यों मेरे गुरु हैं। तो मैं आपको बता दूं कि स्टार्टिंग से मैं अब अपनी स्टोरी बताने वाला हूं कि मैं जो था, मेरी शादी हो चुकी है, काफ़ी लोगों को नहीं पता, मैं आज डिस्क्लोज कर रहा हूं इस वीडियो में, और काफ़ी लोग मानते भी नहीं है। और जब किसी को मैं अपनी एज बताऊं, दिवाकर भाई को मैंने अपनी एज बताई थी, तो वो बोले यार मेरे को तो तू लगता है कि मेरे से कम 10-12 साल छोटा होगा। चलो 10-12 नहीं, 5 साल तो मुझे लगा ही था कि छोटा होगा, पर तू मैरिड है। और जब उनने एज पूछी, जब उनको मैंने एज बताई, तो वो बोले यार भाई आप तो मेरे एज के हो, मुझे पता ही नहीं था इस बारे में। और कुछ फैमिली इशू होने के कारण मुझे जल्दी शादी भी करनी पड़ी। फिर क्या हुआ कि जब मेरी शादी हो गई, तो जो लोग जानते हैं यूट्यूब के बारे में वो तो अच्छे से यंगस्टर तो फॉलो करते ही हैं, पर जो पुराने ख्यालात के हैं उनको अभी भी लगता है यार यूट्यूब वो क्या है, उस पर कोई काम होता है। तो शादी हो गई मेरी, उसके बाद मेरे फादर इन लॉ जो है वो प्रेशर करने लगे कि चलो यूट्यूब तो कर रहे हो, वो बात अलग है, जॉब कब करोगे। मैं बोला मैं जॉब कर चुका हूँ, जॉब करके छोड़ चुका हूँ, मैं जॉब नहीं करूँगा, मैं इसी को कंटिन्यू रखूंगा, और आगे चलकर मैं बिजनेस वगैरह करना चाहता हूँ, पीआर प्ले नाम से अपनी कंपनी को रजिस्टर करना चाहता हूँ, जो कि मैं कर चुका हूँ अब, उस टाइम पे नहीं था तो जब मेरी शादी हुई थी। पर फादर इन लॉ को कौन समझाए मेरे, उनकी भी गलती नहीं है, वो थोड़े पुराने ख्यालात के हैं। तो जहाँ वो पोस्टेड है वो विलेज एरिया है, और इसीलिए वो प्रेशर डाल रहे थे मुझे कि ये यूट्यूब छोड़ो, कुछ काम धंधा करो। और मैं एकदम स्ट्रेस में आ गया था। मैं बोला यार कैसे इनको समझाऊं, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा। मैंने काफ़ी बार समझाया कि देखिए यूट्यूब एज अ करियर इसको चुन सकते हैं, और साथ ही साथ मैं आगे चलकर कई बिजनेस करना चाहता हूँ, मुझे जॉब नहीं कर, मैं ऑलरेडी जॉब कर चुका हूँ। तो स्टार्टिंग से मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ, यूट्यूब मैंने कैसे स्टार्ट किया।
देखिए स्टार्टिंग में मैं जॉब करता था एक कंपनी में, और साथ साथ में मैंने उसी टाइम पे जब रिज़ाइन दिया, क्योंकि मेरा एक एग्ज़ाम होने वाला था कंप्यूटर साइंस के अंडर, एक कोर्स आता है उसका मैं डिप्लोमा कर रहा था। तो मैं सोचा कि अभी मैं एग्ज़ाम पे फोकस करता हूँ और जॉब छोड़ देता हूँ, तो यहाँ पे मैंने रिज़ाइन कर दिया। और उसके बाद एग्ज़ाम वगैरह दिया तो अच्छा वो निकल गया वहाँ पे। और फिर मैंने दूसरी कंपनी में एक अप्लाई किया, और वहाँ पे अच्छा कम्युनिकेशन स्किल, और मेरा ऑलरेडी उसी सेक्टर में एक्सपीरियंस 1 साल का हो चुका था, इस वजह से मुझे वहाँ पे टीम लीडर, एज अ टीम लीडर अपॉइंट किया गया। और मुझे बोला गया कि मुझे नोएडा आना पड़ेगा इसके लिए, पर मेरे फादर ने परमिशन नहीं दी। उन्होंने बोला जो करना है यहाँ रह के करो, बाहर नहीं निकलना है। तो मैंने बोला चलो यार ठीक है। मैं भी इसलिए मान गया, अच्छा वहाँ पे पैकेज मुझे ऑफर किया जा रहा था, मैं साइड में यूट्यूब स्टार्ट कर चुका था और वो धीरे धीरे ग्रो हो रहा था। और ऐसा नहीं कहूँगा कि सीधे वो ग्रो ही हो गया, काफ़ी अप एंड डाउन्स देखे मैंने। स्टार्टिंग में जब स्टार्ट किया तो काफ़ी लोगों ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया कि मैं कॉपी वीडियो बनाता हूँ, और ऐसा था भी, ऐसा मैं डिसएग्री नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था वीडियो बनती कैसे है। मैं क्या करता था कि किसी और की वीडियो देखूंगा और जस्ट वैसा का वैसा मैं उस वीडियो में बोल दूंगा। और इसकी वजह ये थी कि मैंने स्टार्टिंग में देसी ड्राइविंग स्कूल जो रवि भाई हैं उनको मैं कंप्लेंट की थी कि आपके चैनल की कॉपी हो रही है, कई लोग आपका मैटर उठा के बना रहे हैं। तो जब मैंने उनको वो वीडियो शेयर की थी तो उन्होंने बोला कि ये कॉपी नहीं बोलते इसको, वो अपने तरीके से सेम चीज़ समझा रहे हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने भी सोचा कि यार मैं भी वैसे ही करता हूँ, तो मैं क्या कर रहा था, मैं जस्ट के जस्ट वैसा ही बोल रहा था। तो उस टाइम पे एक चैनल था क्विड कार सोल्यूशन, तो मैंने जस्ट के जस्ट वैसा उनने जो बताया मैंने वैसे बोल दिया। तो मैं आज उनसे भी माफ़ी मांगता हूँ भाई, वहाँ पे मेरी गलती थी बिल्कुल। और फिर मुझे समझ में आया कि यार ये सब तो गलत कर रहा हूँ मैं, ये सही नहीं है, तो मुझे सीखना पड़ेगा। तो सीखने के लिए मैंने क्या किया कि 3 महीने बिल्कुल यूट्यूब पे काम करना छोड़ दिया। पर बैक हैंड पे मैं काम कर रहा था, यानी कि मैं अपनी स्किल्स को बढ़ा रहा था, मैं सीख रहा था कि कैसे करना है, कैसे वीडियो एडिट करना है, कैसे कौन से ऐप यूज़ करने हैं, कौन सा सिस्टम यूज़ करना है। और जब मैं सीख गया तब 3 महीने बाद फिर से मैंने यूट्यूब को कंटिन्यू किया, यानी कि वीडियो बनाना स्टार्ट किया, और धीरे धीरे अच्छा चैनल ग्रो होने लगा। और स्टार्टिंग में मेरे पास एक मोबाइल था जो मैंने अपनी फर्स्ट सैलरी से लिया था, और मैं आपको बता दूं उसका फ्रंट कैमरा 2 मेगापिक्सल का था और बैक कैमरा 7 मेगापिक्सल का था। तो मुझे ज़्यादातर फ्रंट कैमरे से बनाना पड़ता था 2 मेगापिक्सल के, और अगर पीछे का व्यू लेना होता था तो मैं 7 मेगापिक्सल के कैमरे को यूज़ कर पाता था। और ये सब दिक्कतें मैंने झेली, पर फिर भी चैनल धीरे धीरे ग्रो हो गया। तो मैंने एक अच्छा मोबाइल लिया, उससे मैंने शूट करने लगा, और 1.5 लाख सब्सक्राइबर तक मैंने कोई कैमरा वगैरह डीएसएलआर वगैरह नहीं लिया था, सीधा मैं मोबाइल से ही शूट करता था। पर काफ़ी लोग टांग खिंचाई करने लग गए, यार इतनी कंजूसी नहीं करो, एक कैमरा ले लो। तो डीएसएलआर कैमरा मैंने इसलिए नहीं लिया था क्योंकि मैंने एक स्पोर्ट बाइक लेने का ड्रीम स्टार्टिंग से रखा हुआ था, पर फादर डिसएग्री थे। फादर बोले नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं लेनी है। और वो खुद शौक हो गए, यार इतनी महंगी किसी चीज़ की डिमांड तो आज तक बचपन से नहीं की है, आज ये क्यों करने लगा। तो उनसे मैंने बोला कि पापा मैं खुद के पैसे से खरीदना चाहता हूँ। तो वो शौक हो गए। और मैं आपको बता दूं कि मेरे फादर इन लॉ ही नहीं, मेरे फादर खुद मेरे घर पे भी स्टार्टिंग में जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था तो सब डिसएग्री थे कि नहीं करना है, नहीं करना है और नहीं करना है। मेरी मदर बोलती थी कि जब मैं यूट्यूब पे अपना काम कर रहा होता था तो वो बोलती थी यार ये तो गेम खेलता रहता है दिन भर बैठ, कुछ काम धंधा इसको है ही नहीं। तो मैं बोला यार चलो ठीक है, आज नहीं तो कल पता ही चल जाएगा इन लोग को। और फादर बोलते थे ये सब इसमें कुछ नहीं रखा है, जॉब करो जाके। तो मैं बोला चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं। और एक दिन क्या हुआ कि जैसे पड़ोस के कोई अंकल होते हैं ना, उनको अपने बेटे से ज़्यादा बगल के पड़ोस के लड़के की ज़्यादा फिक्र होती है, उसकी टांग खिंचाई करने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो वो आए और उन्होंने बोला कि देखता हूँ कौन सा तू यूट्यूब और वो काम कर रहा है, तो तू अपना पासबुक ला, अब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो मैं अपना पासबुक ला के उनको दिया मैंने। तो उनने बैंक अकाउंट की मेरी सारी डिटेल देखी और उनने बोला यार तू तो लखपति बन गया है। तो मेरे फादर को भी बहुत प्राउड महसूस हुआ कि जो आदमी बेइज्जती करने आया था इसकी, वो इसकी तारीफ करके गया मजबूरन। और उनने बोला चलो ठीक है, अच्छा है, यूट्यूब अगर ये करना चाहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको करने दो। तो तब जाके मेरे घर वाले भी एग्री हुए, चलो ठीक है, अच्छी बात है। और मेरे फादर इन लॉ को समझाना मुश्किल था। उनको मैंने कैसे समझाया, अरुण खत्री सर की वीडियो दिखा के। वो वीडियो जो उनने डाली थी कि मैंने बूट बेल्ट की नौकरी छोड़कर यूट्यूब स्टार्ट कर दिया है, तो मैं समझाते समझाते उन्हें थक गया था, पर मैं नहीं समझा पा रहा था। और जैसे ही मैंने अरुण सर की वो वीडियो उनके साथ शेयर की, उनने दूसरी बार मुझे कभी नहीं टोका कि तू यूट्यूब मत कर। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें कितना बड़ा रोल है अरुण सर का।
और बिल्कुल इसलिए वो मेरे आइडल हैं। और इसके बाद मेरी मदर भी बोलती थी यार तू मोबाइल में दिन भर लगा रहता है, गेम खेलता रहता है, क्योंकि मेरे पास लैपटॉप वगैरह के लिए उस टाइम पे पैसे नहीं थे। पर धीरे धीरे मैंने लैपटॉप वगैरह लिया, सब पे काम स्टार्ट किया, तो लोगों को लगने लगा कि हाँ अब ये प्रोफेशनल तरीके से काम कर रहा है, डीएसएलआर वगैरह लेके और अपना पूरा लैपटॉप वगैरह लेके, तो शायद ये काम कर रहा है। पर मैं आपको बता दूं, अगर आप यूट्यूब स्टार्ट करना चाहते हैं तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ दिखाने के लिए है। आप सिंपल मोबाइल से भी सब काम कर सकते हैं। तो धीरे धीरे मैंने करके एक स्पोर्ट बाइक ली, खुद के पैसे से, खुद की इनकम से, क्योंकि मेरा सपना यही था कि मैं जब भी लूँगा तो अपने ही इनकम से लूँगा, घर वालों के पैसे से नहीं लूँगा। और मुझे उस दिन काफ़ी खुशी हुई। पर फादर तब भी डिसएग्री थे, उन्होंने बोला कि यार ये सब में पैसा क्या खर्च कर रहे हो, किसी बिजनेस पे पैसा लगाओ, ये सब तो फालतू की चीज़ें बाद में भी होती रहेंगी। तो मैं बोला कि देखिए मैं वो भी करूँगा, ऐसा नहीं है, एक जगह से तो मुझे यहाँ पे इनकम आ ही रही है, मैं बिजनेस भी स्टार्ट करूँगा, कुछ ना कुछ आगे बढ़ूंगा, पर मेरा जो बचपन का ड्रीम है वो पूरा करने दीजिए। तो उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं बोला कि ठीक है तुम अपने पैसे को खर्च कर रहे हो, तो मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, ठीक है करो। तो उसके बाद मैंने बाइक ले ली और मुझे काफ़ी खुशी महसूस हुई उस टाइम पे। और धीरे धीरे करके मैंने अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवाई, पीआर प्ले। और कुछ खास अब यूट्यूब पे नहीं चल रहा था, क्योंकि काफ़ी मैं बार यूट्यूब को छोड़ चुका था, अलविदा भी कर चुका था एक बार। तो मैं आपको बता दूं कि स्टार्टिंग में मेरी जब दादी की डेथ हुई थी तो 6 महीने के लिए मैंने यूट्यूब को डिसकंटिन्यू कर दिया था। उसके बाद जब मैं वापस आया तो आधे लोग वहाँ से जा चुके थे, और काफ़ी टाइम बाद 1 साल बाद काफ़ी लोग जब लौटे तो उन्होंने बोला कि आप यूट्यूब पे वापस आ गए, हमको पता ही नहीं था। तो ऐसे करते करते जो व्यूअर्स थे मेरे जाते गए, सब्सक्राइबर वो ऑलरेडी सब्सक्राइबर थे पर वो देखते नहीं थे वीडियो, तो ऐसे ऐसे जाते गए। फिर बीच में कुछ मेरे साथ इंसिडेंट हुआ, फिर मेरे सब्सक्राइबर जो थे वो तो बनते गए, पर मेरे व्यूज़ कम होते गए। और फिर मेरी जब शादी होने लगी तो मैं उस टाइम पे भी काफ़ी डिप्रेस था, क्योंकि मैं बोल रहा था कि अभी इतनी जल्दी मेरे को शादी नहीं करनी है, पर मेरे को मजबूरी में करनी पड़ रही है अपनी मदर के लिए। पर मैं बोला चलो ठीक है कर लेते हैं। पर शादी हुई तो उसके बाद भी मैं कम से कम 6 महीने डिप्रेशन में रहा, और बिल्कुल मैंने यूट्यूब वगैरह पे काम नहीं किया। और अब जब मैं वापस आया तो बैंड बज चुकी थी और बिल्कुल डाउन हो चुका था सब कुछ। तो ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पे सिर्फ आप ग्रो ही होंगे, बहुत रिस्क भी है, आप डाउन भी आ सकते हैं, एकदम से ज़मीन पे आ सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपके 2-3 लाख सब्सक्राइबर हैं तो आप बिल्कुल धड़ाधड़ कमाएंगे। तो बैंड बज चुकी थी उसके बाद, तो मैंने बोला कि अब तो मेरे को लगता है कि यूट्यूब पे कुछ काम चलेगा नहीं, पर मैं ऑलरेडी जो कंपनी रजिस्टर करा चुका हूँ पीआर प्ले नाम से, उसको ग्रो करने की कोशिश करता हूँ। तो धीरे धीरे करते धीरे धीरे चलने लगा सब कुछ अच्छा। और लॉकडाउन हो गया तो लॉकडाउन में फिर और बैंड बच गई, मतलब वो अब मुझे यूट्यूब से इनकम मिलने लगी। स्टार्टिंग में मैंने जो स्टार्ट किया था जब 5000 सब्सक्राइबर थे, जब मेरी जो पेमेंट आती थी वो आने लग गई, मैं बोला यार ये तो बुरी तरह से बैंड बज चुकी है। और धीरे धीरे जब लॉकडाउन खुला तो फिर से गाड़ी पटरी पे आई और काम धीरे धीरे चलने लगा। और अभी मुझे कुछ समय पहले एक म्यूजिक एल्बम ऑफर हुआ है, तो उस पर अभी काम चल रहा है। ये सब जो ये आप बाल खड़े वाले देख रहे हैं, भाई मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं बहुत सिंपल हूँ। आप मेरी पुरानी वीडियो अगर उठा के देखेंगे, मैं एकदम नमूना जैसा हूँ। बस मैं कैमरे के आगे बहुत ज़्यादा फ्रेंडली रहता हूँ, बहुत ज़्यादा, जैसे होता है ना लोगों में नर्वसनेस होती है कैमरे के आगे, मेरा उल्टा है, कैमरे के आगे मैं बिल्कुल भी नर्वस नहीं रहता। पर हाँ पब्लिक के सामने मेरे को बोलना हो तो ये सब जो लुक है ये सब मेरी टीम ने करवाया है म्यूज़िक एल्बम के लिए। और बस यूं ही अगर आपका सपोर्ट बना रहेगा मेरे पे तो बस चलता रहेगा अपना काम धाम ऐसे ही। और अरुण खत्री सर को मैं बोलूँगा प्लीज़ आप वीडियो को देखिएगा जो मैंने आपके साथ शेयर की है स्टार्टिंग की, तो आप सब लोग का यूं ही सपोर्ट बना रहेगा तो वहाँ पे हमें जीत मिलेगी। और साथ ही साथ वो जो कॉल थी वो किसी पुलिस वाले की जो नहीं थी, वो खुद इरफान चौधरी और उसके दोस्तों ने की थी, वो तो मुझे पता चल चुका है। पर जो दिवाकर भाई हैं उनका जो केस है वो कुंज मोटर के जो पुलिस स्टेशन है उस एरिया में जा चुका है, पर ये उनका साथ ज़्यादा दे रहे हैं। देखते हैं आगे चलकर क्या होता है, सही का साथ पुलिस प्रशासन देगा कि नहीं देगा इस बारे में गारंटी नहीं है, पर आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना। इस वीडियो को पसंद आने पे जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगले टॉपिक में फिर मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और खुश रहिए।